Hi everyone, welcome to Induction Physics classes by Imran Khan, and in this video lecture we are going to cover solve example numericals of chapter number 12 electromagnetic induction. So let's see example number 12.5 में क्या given है. Derive an expression for the self inductance of a toroid of circular cross section of radius small r and major radius capital R. Calculate the self inductance of toroid for major radius capital R having a value of 15 centimeter and cross section of a toroid having radius small r which is equal to 2 centimeter and the number of turns n is equal to 1200. तो सबसे पहले हम गिवन कंडीशन लिखते हैं और फिर फाइंड आउट करते हैं कि टोरॉइड की वजह से सेल्फ इंडक्टेंस कितना होगा. राइट. एग्जाम्पल नंबर 12.5. तो देखो क्या गिवन है यहाँ पर. सबसे पहले हम गिवन कंडीशन लिख लेते हैं कि यहाँ पर हमें मेजर रेडियस कैपिटल आर की वैल्यू दिया है 15 सेंटीमीटर, जिसे हम क्या लिख सकते हैं 15 इंटू 10⁻⁻2 मीटर. और जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसका जो रेडियस है इनर रेडियस वो कितना गिवन है 2 सेंटीमीटर, जिसे हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर. और जो टोरॉइड में नंबर ऑफ टर्न्स है उसकी वैल्यू हमें कितना दिया है 1200 दिया है. राइट. तो बुक में वहाँ पर स्मॉल एन से डिनोट किया हुआ है, लेकिन आपको कैपिटल एन से डिनोट करना है क्योंकि स्मॉल एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. ठीक है. बट नंबर ऑफ टर्न्स खाली किससे हम डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं. तो ये हमारे पास गिवन कंडीशन है और हमें फाइंड आउट क्या करना है. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ड्यू टू अ टोरॉइड. तो पहले इसे डायग्रामेटिकली समझते हैं कि बेसिकली हमें क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है. तो टोरॉइड किसे कहते हैं. नॉर्मली हमें पता है सोलेनॉइड के बारे में हमने पढ़ा हुआ है. सोलेनॉइड क्या होता है. देखो नॉर्मली इसमें आप क्या कर दो, कॉइलिंग कर दो, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ये क्या बन गया आपका सोलेनॉइड बन गया है ना. अब अगर हम इसी सोलेनॉइड को अगर क्या करते हैं एक सर्कुलर शेप में बेंड कर देते हैं तो फिर उसे टोरॉइड बोला जाता है. जैसे कुछ इस तरीके से मैं कर देता हूँ. अब देखो ये जो आपको दिख रहा है इसमें मैं यहाँ पर टर्न्स कर देता हूँ, तो ये सपोज करो क्या है टर्न्स है. अब इसको हम क्या बोलते हैं, वी से दैट दिस इज अ टोरॉइड. तो नॉर्मली क्या होता है ये सोलेनॉइड है, इसी को आप एक सर्कुलर शेप दे देते हो तो इसी को हम क्या बोलते हैं टोरॉइड कहते हैं. अब इस टोरॉइड का जो रेडियस है मेजर रेडियस वो कितना है कैपिटल आर, और ये क्या है क्रॉस सेक्शन एरिया है, और इस क्रॉस सेक्शन एरिया का रेडियस हमें गिवन है विच इज इक्वल टू स्मॉल आर. ठीक है. तो ये हमारे पास गिवन कंडीशन है. अब इस टोरॉइड की वजह से कितना सेल्फ इंडक्टेंस होगा वो हमें फाइंड आउट करना है. आई बात समझ में. सो वापस से देख लो टोरॉइड किसे बोलते हैं. सोलेनॉइड को जब हम एक सर्कुलर शेप में बेंड कर देते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं टोरॉइड. गिवन क्वेश्चन में टोरॉइड का मेजर रेडियस दिया है कैपिटल आर जिसकी वैल्यू है 15 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, और क्रॉस सेक्शन एरिया यानी कि ये दिया है स्मॉल आर, नंबर ऑफ टर्न्स यानी क्रॉस सेक्शन एरिया, और उसका रेडियस कितना होगा स्मॉल आर, और इसकी वैल्यू है 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, और इसे क्या बोलते हैं हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स. और ये टोटल कितने टर्न्स है 1200 टर्न्स है. राइट. हमें फाइंड आउट क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट द सेल्फ इंडक्टेंस ड्यू टू दिस टोरॉइड. राइट. अब देखो सेल्फ इंडक्टेंस का हमारे पास क्या फॉर्मूला है. तो सेल्फ इंडक्टेंस का हमारे पास फॉर्मूला है L इज इक्वल टू ई di/dt. राइट. ये फॉर्मूला है हमारा सेल्फ इंडक्टेंस का. यहाँ पर फॉर्मूले में मैं नेगेटिव साइन को कंसिडर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हम जो आंसर फाइंड आउट करने वाले हैं यहाँ पर वो इन मैग्नीट्यूड करने वाले हैं, तो मैग्नीट्यूड में हम नेगेटिव साइन को कंसिडर नहीं करते हैं. तो देखो अब मुझे अगर EMF निकालना है तो EMF का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज़ d∅/dt. राइट. EMF का फॉर्मूला क्या होता है d∅/dt. हाँ, अगर उस कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स है तो इसी फॉर्मूले में आगे क्या लगा देते हैं n लगा देते हैं. तो देखो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मुझे EMF निकालना है तो मुझे फ्लक्स पता होना चाहिए, और फ्लक्स हमारे पास गिवन नहीं है. तो फ्लक्स हम कैसे निकालते हैं, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है B इंटू ए. राइट. अब B का मतलब यहाँ पर क्या है मैग्नेटिक फील्ड. अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ टोरॉइड का फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता है. क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ टोरॉइड. तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ टोरॉइड का फॉर्मूला होता है μ0 Ni/2πr. ठीक है. अब ध्यान से देखो हमें करना क्या है. सबसे पहले हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. जब इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हम इसमें रख देंगे तो अपने को फ्लक्स मिल जाएगा. फ्लक्स की वैल्यू इसमें रख देंगे तो EMF मिल जाएगा, और EMF की वैल्यू इसमें रख देंगे तो इंडक्टेंस मिल जाएगा. तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है. राइट. तो सबसे पहले हम फ्लक्स निकालते हैं. देखो क्या होगा. सो देयरफॉर फ्लक्स φ इज इक्वल टू B की वैल्यू हमें मिल गई कितनी है μ0 Ni/2πr. राइट. अच्छा, एरिया को हम क्या लिख सकते हैं, एरिया को लिख सकते हैं πr². एरिया इज इक्वल टू πr², और ये क्या है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ टोरॉइड.
तो हमें ये क्या मिल गया, फ्लक्स मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इस फ्लक्स की वैल्यू को यहाँ से अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देते, जैसे पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो टोटल फ्लक्स फाई की वैल्यू क्या होगी, देखो इट विल बी म्यू नॉट एन आई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन 2r। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस फ्लक्स की वैल्यू को हम ईएमएफ के फॉर्मूले में पुटअप करेंगे। तो देखो क्या हो जाएगा फिर, ईएमएफ E इज इक्वल टू एन को ऐसे ही रखेंगे बाहर, और ये क्या हो जाएगा d/dt, और फाई की जगह पर इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे। क्या वैल्यू है फाई की, इट इज म्यू नॉट एन आई इंटू स्मॉल आर का स्क्वायर अपॉन यहाँ पर कितना है 2r, राइट। अब हम क्या करेंगे, देखो जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लेंगे। तो क्या क्या कांस्टेंट है यहाँ पर, देखो n तो पहले से है यहाँ पर, म्यू नॉट क्या है, ये कांस्टेंट है जिसे हम क्या बोलते हैं, परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम। n का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, ये भी कांस्टेंट है। r स्क्वायर यहाँ पर क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया, और ये सबके लिए क्या रहेगा, सेम, तो ये भी बाहर आ जाएगा आपका। और 2r, तो ये 2r भी आ जाएगा बाहर, क्योंकि रेडियस तो फिक्स रहने वाला है। अब इसके बाद यहाँ पर बचेगा क्या, देखो दैट इज d/dt, और यहाँ पर क्या बचा, I। तो हमने क्या निकाल लिया, EMF निकाल लिया। अब बस हमारा काम हो गया। अभी इस EMF की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुटअप करके सेल्फ इंडक्टेंस को कैलकुलेट कर लेंगे। सो देयर फॉर सेल्फ इंडक्टेंस L इज इक्वल टू, E की वैल्यू क्या है, देखो E की वैल्यू मैं लिखता हूँ म्यू नॉट n करूँगा तो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर स्मॉल r का स्क्वायर अपॉन 2r इंटू di/dt, राइट। अपॉन में यहाँ पर क्या है, di/dt, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये क्या हो जाएगा di/dt। अब होगा क्या कि di/dt कैंसल। सो देयर फॉर L की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, दैट इज म्यू नॉट n स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन 2r। अब फाइनली हमें करना क्या है कि इन सब की वैल्यू को पुटअप करके इसे आगे सॉल्व कर लेना है, तो हमें इंडक्टेंस मिल जाएगा। सो देयर फॉर इंडक्टेंस L इज इक्वल टू, अब म्यू नॉट की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू n स्क्वायर। तो अब देखो n की वैल्यू क्या है, 1200 है, तो मैं इसे ऐसा लिख लेता हूँ, n इज इक्वल टू 12 इंटू 10⁻²। इससे क्या होगा कि स्क्वायर करने में बहुत आसानी हो जाएगी, तो इसे हम लिखेंगे 12 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर। और आगे यहाँ पर क्या दिया है, स्मॉल r का स्क्वायर। तो देखो r की वैल्यू क्या है, 2 इंटू 10⁻², तो ये हो जाएगा इंटू 2 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर अपॉन यहाँ पर क्या है 2, और r की वैल्यू कितनी है 15 इंटू 10⁻²। तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई इंटू 10⁻7 इंटू 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 10⁻4, 2 का स्क्वायर 4, और इसकी वैल्यू होगी 10⁻4 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 10⁻²। अब देखो यहाँ पर क्या कैंसिल हो रहा है, 10⁻4 और 10⁻4 कैंसल्ड। तो अब यहाँ पर बचेगा क्या, देखो 2 पाई इंटू 144 इंटू, और यहाँ पर क्या है 4, तो मैं यहाँ पर 4 लिख लेता हूँ, डिवाइडेड बाई 15। अब पावर देखो कितना है, यहाँ पर पावर है -2, ऊपर पावर है 10⁻7, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, +2 से -7 करेंगे तो क्या बचेगा -5। सो देयरफॉर अब आगे हम इसे सॉल्व करेंगे, तो देखो हम इसे क्या करते हैं 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और पाई की मैं वैल्यू रख देता हूँ। पाई की वैल्यू होगी 3.14, 4 2 8 इंटू 144 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 10⁻5। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं तो देखो क्या हो जाएगा, पहले आप 8 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 8 4 32, बैलेंस 3, 8 1 8 3 11 1, 8 3 24, और ये हो जाएगा 25। तो 25.12 इंटू 144 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 10⁻5। अब देखो हमें पता है कि इसे सॉल्व करने के लिए हमें लॉग एंटी लॉग का यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन हम इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि मैं इसे 15 से कैंसिल कर देता हूं। तो अगर मैं 15 से कैंसिल करूंगा तो देखो क्या हो जाएगा 25.12 इंटू, हमें पता है कि 15 9 कितना होता है, 15 9 135 होता है, तो बैलेंस कितना बचेगा 9, और मैं पॉइंट लगा दूं तो ये हो जाएगा 90, तो कितनी बार जाएगा 6 टाइम्स जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा 9.6 इंटू 10⁻5। तो आप इस तरीके से इसे क्या कर सकते हो, कट कर सकते हो। अब देखो ये जो स्टेप है, तो चाहिए तो आप लॉग एंटी लॉग अप्लाई कर सकते हो, या बिना लॉग अप्लाई करे भी आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो। नॉर्मली इसे करना क्या है कि आपको 96 से मल्टीप्लाई करना है। देखो बहुत से स्टूडेंट
पॉइंट देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसे कैसे मल्टीप्लाई करना है। तो आपको कुछ करना नहीं है, जस्ट आपको क्या करना है कि पहले आपको ये सोचना है कि इसमें पॉइंट है ही नहीं। आपको 96 है, क्योंकि 2 डिजिट 3 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन तो हम स्कूल लेवल पे सीखते ही हैं, तो उससे आपको मल्टीप्लाई कर लेना है और फिर पीछे से गिनना है कि कितने पॉइंट के बाद डॉट है और उतने पॉइंट के बाद डॉट लगा देने का। तो ये बड़ी आसानी से आपका आंसर आ जाएगा विदाउट यूजिंग लॉग एंड एंटी लॉग। सो देयरफॉर इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या आंसर मिलेगा, इट विल बी 241,152 इंटू 10 की पावर -5। अब आप क्या करो 1 2 3 के बाद डॉट लगा दो, तो ये कितना मिल गया 241.52 इंटू 10 की पावर -5। तो अगर आप पॉइंट को शिफ्ट करते हो तो पॉइंट शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2.415 इंटू 10 की पावर -3, और 10 की पावर -3 का मतलब क्या होता है मिली। तो आप चाहो तो यहीं तक भी आंसर लिख सकते हो, क्योंकि इंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है हेनरी, तो यहाँ तक भी चलेगा। लेकिन अगर आप इसे मिली हेनरी में लाना चाहते हो तो फाइनली इसे लिख सकते हो L इज इक्वल टू 2.415। अच्छा, पॉइंट के बाद 2 डिजिट मैक्सिमम आपको निकालना चाहिए। अगर आप तीसरा डिजिट लिखते हो तो ठीक है, अगर नहीं लिखोगे तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये 10 की पावर -3 का मतलब मिली होता है, तो मैं यहाँ पे मिली लगा देता हूँ और ये क्या हो जाएगा मिली हेनरी। तो ये जो हमें इंडक्टेंस मिला वो किसके फॉर्म में मिल गया, मिली हेनरी के फॉर्म में। तो इंडक्टेंस की वैल्यू बिकॉज ऑफ द टोरॉइड कितनी मिली हमें 2.415 मिली हेनरी। नाउ लेट्स सी एग्जांपल नंबर 12.6 में क्या गिवन है। कंसिडर अ यूनिफॉर्मली वाउंड सोलेनॉइड हैविंग n टर्न्स एंड लेंथ L. The core of a solenoid is air. Find the inductance of a solenoid having n is equal to 200 turns, whereas the length of solenoid जो दिया है वो कितना है 20 सेंटीमीटर, and its cross sectional area is 5 centimeter square. We have to calculate the induced EMF if the current flowing through the solenoid decreases at the rate of 60 ampere per second. तो सबसे पहले हम गिवन कंडीशन लिख लेते हैं और फिर फाइंड आउट करते हैं इसका आंसर क्या होगा। एग्जाम्पल नंबर 12.6 क्या क्या गिवन है। सबसे पहले हमें यहाँ पर दिया है नंबर ऑफ टर्न्स और इसकी वैल्यू कितना दिया है 200। उसके बाद हमें क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया है जो कि किसके बराबर है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसे हम क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर, राइट। और जो लेंथ ऑफ सोलेनॉइड है वो कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, तो इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 20 इंटू 10 की पावर -2 मीटर हो जाएगा। हमें फाइंड आउट क्या करना है, इंडक्टेंस की वैल्यू बताने, यानी L क्या होगा, और साथ ही साथ हमें क्या बताना है EMF भी बताना है। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या बोला है कि EMF फाइंड आउट करना है जब जो करंट है वो कितना है 60 एम्पियर पर सेकेंड, यानी कि 60 एम्पियर पर सेकेंड की रेट से करंट डिक्रीज हो रहा है, तो उस टाइम पर उसका EMF कितना होगा ये निकालना है। इंडक्टेंस L हमें फाइंड आउट करना है। अब देखो ये कैपिटल L है, ये भी कैपिटल L है, तो कन्फ्यूजन हो सकता है, इसके लिए आप लेंथ ऑफ ए सोलेनॉइड को स्मॉल l मान लो। तो अब देखो थोड़ा डायग्रामेटिकली समझते हैं कि यहाँ पर क्या गिवन है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक सोलेनॉइड दिया है, ठीक है। तो सोलेनॉइड वही सेम डायग्राम, देखो यहाँ पर ये क्या बन गया आपका एक सोलेनॉइड है, और इस सोलेनॉइड से करंट इन करंट आउट, और इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो कितना है n है, और इसका जो लेंथ है वो कितना गिवन है L, ठीक है। तो ये हमारे पास गिवन कंडीशन है, और हमें बोला है कि ये सोलेनॉइड के अंदर का जो स्पेस है वहाँ पर एयर मीडियम है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है गिवन कंडीशन है, क्योंकि हमें पता है अगर एयर मीडियम होगी तो जो परमिबिलिटी होगी वो कितनी होगी μ0 होगी। तो इतनी गिवन कंडीशन है हमारे पास। हमें क्या पता करना है कि सोलेनॉइड का इंडक्टेंस L कितना होगा और इसमें कितना EMF इंड्यूस होगा, तो ये चीज़ें हमें पता करना है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम निकालते हैं कि इंडक्टेंस क्या होगा। सो देयरफॉर इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे यहाँ पर, L इज इक्वल टू phi अपॉन I। जैसे कि हमें पता है इंडक्टेंस की बुक में 3 डेफिनेशन गिवन है, तो उसमें से जो पहली डेफिनेशन इंडक्टेंस की वो क्या है phi अपॉन I। तो अब यहाँ पर जो हमारा कॉइल है उसमें n नंबर ऑफ टर्न्स है, तो इसमें क्या ले लेंगे n phi अपॉन I। अब गिवन क्वेश्चन में हमारे पास phi की वैल्यू गिवन नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि phi को फाइंड आउट करेंगे। phi का मतलब क्या है फ्लक्स, कि इस सोलेनॉइड से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, राइट। तो ये हमें सबसे पहले इसका फ्लक्स निकालना है। सो देयरफॉर देखो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, हमें पता है B इंटू A होता है। B का मतलब यहाँ पर क्या है, B का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनॉइड, और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड कितनी होती है μ0 Ni, राइट, कितनी होती है μ0 Ni। सो देयरफॉर इस B की वैल्यू को इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, फ्लक्स इज इक्वल टू μ0 Ni इंटू A।
तो ये हमें क्या मिल गया, फ्लक्स मिल गया। अब इस फ्लक्स की वैल्यू को हम इस इंडक्टर के फॉर्मूले में पुटअप करते हैं। सो देयरफॉर L इज इक्वल टू N, और फाई की वैल्यू हमें क्या मिली है, म्यू नॉट N I A अपॉन I। तो अब देखो यहाँ से क्या होगा कि I से I क्या हो गया आपका कैंसल। सो देयरफॉर L की वैल्यू क्या मिलेगी, तो ये हो जाएगा N म्यू नॉट। अच्छा, स्मॉल n का मतलब क्या होता है, तो आप याद रखो सिंस स्मॉल इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है। स्मॉल n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, कि इतने लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, उसी की वैल्यू को हम बोलते हैं स्मॉल n। तो मैं स्मॉल n की जगह पर क्या रखता हूँ, n बाई एल, और यहाँ पर एरिया कितना गिवन है, एरिया इज a। अब बस फाइनली हमें क्या करना है, देयरफॉर L इज इक्वल टू म्यू नॉट n क्या हो जाएगा, ये n स्क्वायर a अपॉन l। तो अब इसकी वैल्यू को हमें पुटअप करके आगे इसे सॉल्व कर लेना है। सो देयरफॉर इंडक्टेंस L इज इक्वल टू क्या मिलेगा, देखो म्यू नॉट की वैल्यू तो कांस्टेंट है, कितनी होती है, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 n स्क्वायर। तो n की वैल्यू यहाँ पर कितनी गिवन है, n की वैल्यू है 200, जिसे क्या लिखा जा सकता है, 2 इंटू 10 की पावर 2। ऐसा लिखने से मल्टीप्लिकेशन करने में जब हम स्क्वायर करते हैं तो बहुत आसान हो जाता है। तो n स्क्वायर करूंगा तो क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 10 की पावर 2 का स्क्वायर इंटू a। एरिया हमें गिवन है, कितना एरिया गिवन है, 5 इंटू 10 की पावर -4। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -4, और अपॉन l दिया है, और लेंथ भी हमें गिवन है 20 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। अब चलो इसे सॉल्व कर लेना है। तो देखो आप क्या करोगे, 5 4 जा 20 राइट, और 4 4 जा कैंसल। सो देयरफॉर L इज इक्वल टू क्या होगा, ध्यान से देखो, तो ये बचेगा पाई। पाई की वैल्यू क्या है, 3.14 इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बचेगा, 4। अब यहाँ पर देखो क्या है, 10 की पावर -7 है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 10 की पावर -7 और -4, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -11। और यहाँ पर 10 की पावर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 10 की पावर 4, और नीचे कितना है, -2, तो ये ऊपर आके क्या हो जाएगा, +2। सो देयरफॉर L इज इक्वल टू 4 से आप इसे मल्टीप्लाई कर लो तो 4 4 जा 16, 1 4 1 जा 4 1 5 एंड 4 3 जा 12। तो ये हो जाएगा 12.56 इंटू 10 की पावर -11 इंटू 10 की पावर 6। सो देयरफॉर L इज इक्वल टू, अब आप क्या करोगे कि आप इससे माइनस करोगे इसे, तो क्या मिलेगा, 12.56 इंटू 10 की पावर -5, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, हेनरी। तो ये हमें क्या मिल गया, इंडक्टेंस मिल गया इन केस ऑफ सोलेनॉइड। अब हमें और क्या निकालना था, EMF कितना इंड्यूस होगा। तो चलो EMF भी कैलकुलेट कर लेते हैं। सो EMF इंड्यूस का फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू -L di/dt। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है कि EMF कितना इंड्यूस होगा इन केस ऑफ सोलेनॉइड हैविंग इंडक्टेंस L। अब यहाँ पर देखो E इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, -12.56 इंटू 10 की पावर -5 दिया है। अच्छा, di/dt की वैल्यू ऑलरेडी हमें गिवन है, कितनी दिया है, 60, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 60। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या बोला था हमें कि करंट डिक्रीज हो रहा है, तो अगर करंट डिक्रीज होगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस। तो ये चीज़ को आपको ध्यान देना है, क्योंकि अगर करंट इंक्रीज होता है तो प्लस होगा। सो देयरफॉर इसे हम क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12.56 इंटू 60 इंटू 10 की पावर -5। सो देयरफॉर E इज इक्वल टू, अब आप क्या करो, 60 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 0 को आप पहले ऐसे ही रख दो, 6 6 जा 36, बैलेंस 3, 6 5 जा 30, 33, बैलेंस 3, 6 2 जा 12, 3 15, 1 6 1 जा 6 1 7, राइट। अब यहाँ पे गिनो आप 1 2 2 के बाद डॉट लगा दो, इनटू क्या है 10 की पावर -5। अब आप क्या करो कि पॉइंट को शिफ्ट कर लो, तो अगर मैं इसे लिखता हूँ 7.536, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर पावर 10 की पावर -3, क्योंकि मैंने 2 डिजिट उधर शिफ्ट किए तो 2 पावर कम हो जाएगा, और इसका आंसर आएगा इन टर्म्स ऑफ वोल्ट, राइट। सो देयरफॉर E इज इक्वल टू, अगर मुझे इसको मिली वोल्ट में लिखना हो, क्योंकि 10 की पावर -3 को हम मिली वोल्ट लिख सकते हैं, तो फिर इसका आंसर हो जाएगा 7.536 मिली वोल्ट। ठीक है, तो ये आंसर हमें मिली वोल्ट में मिल गया। और बुक में क्या गिवन है, इसकी वैल्यू 7.56 दिया हुआ है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप क्या 7.536 लिखो या 7.56 लिखो, क्योंकि अगर हम पाई की वैल्यू को 3.142 कंसीडर करेंगे तो आपको आंसर 7.56 आ जाएगा। अगर आप नहीं कंसीडर करोगे, 3.14 ही कंसीडर करते हो, तो आपको आंसर मिलेगा 7.536, जो कि एब्सोल्युटली करेक्ट है, राइट। तो लिटिल बिट पॉइंट के डिफरेंस होने से इन पॉइंट के नंबर्स में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसमें आप जरा भी कंफ्यूज ना हो, ओके। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 12.7 में क्या गिवन है।
द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ क्लोजली वाउंड कॉइल ऑफ 200 टर्न्स इज 10 मिली हेनरी. Determine the value of magnetic flux through the cross section of the coil when the current passing through the coil is 4 milliampere. तो वही सेम केस यहाँ पर दिया है कि सोलेनोइड के जैसा ही यहाँ पर एक कॉइल है और उस कॉइल का हमें क्या फाइंड आउट करना है कि कितना फ्लक्स थ्रू क्रॉस सेक्शन एरिया पास होगा, और यहाँ पर हमें कुछ गिवन कंडीशन है तो वो लिख के हम इसके फ्लक्स को फाइंड आउट कर लेते हैं. राइट. 12.7 देखो क्या दिया है. सबसे पहले यहाँ पर दिया है नंबर ऑफ टर्न्स जो कि कितना है, इट इज़ गिवन 200. इंडक्टर की वैल्यू गिवन है 10 मिली हेनरी, जिसे हम क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 10 की पावर माइनस 3 हेनरी. और हमें करंट भी दिया हुआ है. कितना करंट दिया हुआ है, इट इज़ गिवन 4 मिली एम्पियर, जिसे क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर. तो ये हमारे पास गिवन कंडीशन है और हमें फाइंड आउट क्या करना है, फ्लक्स थ्रू द क्रॉस सेक्शन एरिया. तो फ्लक्स थ्रू क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब होता है फ्लक्स पर यूनिट टर्न. ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लक्स थ्रू क्रॉस सेक्शन एरिया. तो बेसिकली वही केस है. ये आपका एक कोई कॉइल है. ठीक है, इसमें कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, n नंबर ऑफ टर्न्स है, और इस कॉइल का जो इंडक्टर है वो कितना है, L है, और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो I करंट फ्लो हो रहा है. राइट. हमें क्या फाइंड आउट करना है कि इससे पास होने वाला जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा. तो फ्लक्स पर यूनिट नंबर ऑफ टर्न्स निकालना है हमें, जिसे हम क्या बोलते हैं फ्लक्स थ्रू द क्रॉस सेक्शन, कि इस क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना फ्लक्स पास हो रहा है वो हमें निकालना है. तो अब देखो देयरफॉर इसे हम क्या लिख सकते हैं, फ्लक्स अपॉन n इज इक्वल टू. अब देखो हमें फ्लक्स तो गिवन नहीं है, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, फ्लक्स निकालना होगा. तो हमें पता है इन केस ऑफ इंडक्टर फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है. हमने पढ़ रखा है कि फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, LI. राइट, ये वाला फॉर्मूला फ्लक्स फाई इज इक्वल टू LI. तो बस ये वाले फॉर्मूले को पुटअप कर देना है. तो ये हो जाएगा LI अपॉन, और ये क्या हो जाएगा n. तो देखो L की वैल्यू हमें गिवन है, कितनी वैल्यू दिया है 10 इंटू 10 की पावर माइनस 3. I की वैल्यू कितनी है 4 इंटू 10 की पावर माइनस 3, और नंबर ऑफ टर्न्स कितने गिवन है, इट इज़ 200. तो अब यहाँ से आप क्या करोगे, देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, और ये 4 5 जा कितना हो जाएगा 20. सो देयरफॉर बचेगा क्या यहाँ पर, एक जीरो आपने कैंसिल कर दिया है ना, तो यहाँ पर अब क्या बचेगा, देखो 1/5 इंटू 10 की पावर माइनस 6, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर फाई अपॉन n इज इक्वल टू 1/5 को डिवाइड करेंगे तो 0.2 इंटू 10 की पावर माइनस 6. सो देयरफॉर इसे क्या लिखा जा सकता है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 5, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, वेबर. ठीक है, तो इस कॉइल से कितना फ्लक्स पास होगा, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 5 वेबर फ्लक्स पास होगा. नाउ लेट्स सी एग्जाम्पल नंबर 12.10 में क्या गिवन है. Two coils having self-inductance L1 is equal to 75 millihenry and L2 is equal to 55 millihenry are coupled with each other. The coefficient of coupling is 0.75. Calculate the mutual inductance of the two coil. तो बेसिकली ये जो न्यूमेरिकल है इट इज़ रिलेटेड टू द कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग. तो सबसे पहले हम गिवन कंडीशन लिखते हैं और साथ ही साथ में हम डायग्रामेटिकली समझते हैं कि बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है और हमें क्या फाइंड आउट करना है. सो देयर फॉर एग्जाम्पल 12.10 में देखो क्या गिवन है. तो हमारे पास यहाँ पर दो इंडक्टर की वैल्यू गिवन है. तो पहले इंडक्टर की वैल्यू हो जाएगी L1 जो कि कितनी दिया है 75 मिली हेनरी, जिसे हम क्या लिख सकते हैं 75 इंटू 10 की पावर माइनस 3 हेनरी. और दूसरे इंडक्टर की जो वैल्यू है वो कितनी गिवन है 55 मिली हेनरी, जिसे हम क्या लिख सकते हैं 55 इंटू 10 की पावर माइनस 3 हेनरी. और इन दो इंडक्टर की वजह से जो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग है वो कितना गिवन है 0.75. और हमें फाइंड आउट क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन द टू कॉइल, यानी M निकालना है. तो बेसिकली इसमें क्या होता है, देखो कि हमारे पास एक ऐसा करके एक इंडक्टर होता है. राइट, यानी एक कॉइल ऐसी होती है और मान लेते हैं कि इसका इंडक्टर कितना है L1, और एक हम दूसरे कॉइल की इसके ऊपर ऐसा लपेट देते हैं. राइट, और इसको हम बोलते हैं कि इसका जो इंडक्टर है मान लेते हैं कि कितना है L2 है. ठीक है. सो अब हमें ये बताना है, देखो कि कितना, अब यहाँ पर हमें गिवन है कि जो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग है वो कितना है 0.75. ये कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग का मतलब क्या होता है कि जब हम इसमें करंट को पास करेंगे पहली वाली कॉइल में, तो इससे जो मैग्नेटिक फ्लक्स निकलेगा तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स किसके साथ लिंक होगा, सेकेंड कॉइल के साथ लिंक होगा. तो कितना लिंक हो रहा है 0.75 लिंक हो रहा है. यानी अगर हम परसेंटेज में बात करें तो 75%
फ्लक्स लिंक हो रहा है सेकेंड कॉइल के साथ, यानी अगर फर्स्ट कॉइल 100% फ्लक्स निकाल रही है तो सेकेंड कॉइल के साथ कितना लिंक हो रहा है, ओनली 75% लिंक हो रहा है, राइट। तो हमें इन दोनों के बीच का म्यूचुअल इंडक्शन M निकालना है, राइट। अब M निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, तो देखो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग का एक ही फॉर्मूला है, K इज इक्वल टू M अपॉन रूट ऑफ L1 L2। तो L1 का मतलब क्या है, इंडक्टर ऑफ फर्स्ट कॉइल, L2 का मतलब क्या है, इंडक्टर ऑफ सेकंड कॉइल, और M का मतलब क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन द टू कॉइल। अच्छा, यहाँ पर कुछ केसेस भी होते हैं कि अगर आपको K की वैल्यू 1 दी हुई होगी तो इसका मतलब है हम बोलेंगे इट इज़ परफेक्टली कपल्ड, कि दो कॉइल जो है वो परफेक्टली कपल्ड है। परफेक्टली कपल्ड में क्या होता है कि पहले कॉइल से जितना फ्लक्स निकलेगा वो सारा का सारा फ्लक्स लिंक हो जाएगा सेकंड कॉइल से, तो इसे हम क्या बोलेंगे, परफेक्टली कपल्ड। अगर उसकी वैल्यू आपको K की वैल्यू 0.5 से और 1 के बीच में मिल रही है, यानी बिटवीन 0.5 एंड 1, तो उसे हम क्या बोलेंगे, टाइटली कपल्ड। तो ये जो हमारा केस है ये परफेक्टली कपल्ड नहीं, किसका है, टाइटली कपल्ड का केस है, और जिसकी वैल्यू क्या है, 0.75। अगर आपको इसकी वैल्यू 0.5 से कम मिलती तो हम क्या बोलते हैं, इट इज़ लूजली कपल्ड, ठीक है। सो चलो हम फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, K इज इक्वल टू M की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, राइट। सो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ये इट इज़ K रूट ऑफ L1 L2। तो K की वैल्यू कितनी है, 0.75, और रूट ऑफ L1, अच्छा L1 की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, इट इज़ 75 इंटू 10 की पावर -3, और जो L2 की वैल्यू है वो कितनी गिवन है, 55 इंटू 10 की पावर -3, राइट। सो अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 0.75 रूट ऑफ, इसे क्या लिख सकते हैं, 75 इंटू 55 इंटू 10 की पावर -6। सो देयरफॉर 0.75 रूट ऑफ, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 75 और 55 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो इसका कितना आंसर मिलेगा, 4125 इंटू 10 की पावर -6। अब देखो मुझे इसका रूट लेना है, तो रूट निकालने के लिए हमें या तो एक डिजिट के फॉर्म में रूट मिलता है या 2 डिजिट के फॉर्म में रूट मिलता है। तो इसे हम कुछ इस तरीके से रख लेंगे, 0.75 रूट ऑफ, मैं इसे लिखता हूँ 41.25 इंटू 10 की पावर, ये कितना हो जाएगा, -4। क्यों -4 होगा, क्योंकि आपने 2 डिजिट इधर शिफ्ट किए तो 2 पावर यहाँ से क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अच्छा, आपको जो शिफ्ट करना है आप 1 डिजिट के फॉर्म में भी ला सकते थे, 2 डिजिट के फॉर्म में भी ला सकते हैं, लेकिन आपको ये याद रखना है कि ये जो पावर होना चाहिए वो इवन नंबर बनना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि जब पावर रूट से बाहर निकलेगा तो ये हाफ हो जाएगा। सो देयरफॉर आप इसे क्या लिख सकते हैं, 0.75 रूट ऑफ 41.25 इंटू 10 की पावर -2। अब आपको करना क्या है कि इसकी जो वैल्यू है वो आपको लॉग टेबल बुक में स्क्वायर रूट वाले कॉलम में जाके देखना है कि इसकी 41.25 में रूट की वैल्यू क्या होगी। अगर आपको स्क्वायर रूट देखना नहीं आता है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो पहली प्लेलिस्ट में आपको इसका वीडियो मिल जाएगा, जिसको वॉच करके आप ये पता कर सकते हैं कि कैसे स्क्वायर रूट हम निकालते हैं। तो इसका स्क्वायर रूट का जो आंसर मिलेगा दैट विल बी 6.424 इंटू 10 की पावर -2। अब आपको करना क्या है कि 75 से इसे मल्टीप्लाई करना है। अब देखो ये जो हमें कैलकुलेशन पॉइंट दिख रहा है ये थोड़ा टफ दिख रहा है, लेकिन ये बहुत आसान है। हम नॉर्मली 2 डिजिट से इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन हमें आता है। और बाद में आपको क्या करना है, गिन के पॉइंट रख देना है। तो पॉइंट वाले मल्टीप्लिकेशन में ज़रा भी कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले आप ऐसा मान लो कि यहाँ पर कोई पॉइंट लगे ही नहीं है, ठीक है। तो जो इसका आंसर मिलेगा वो कितना मिलेगा, देखो m इज इक्वल टू 48180 इंटू 10 की पावर -2। अब आप क्या करोगे, देखो पीछे से आपको वैल्यू गिनना है 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, तो 5 के बाद यहाँ पर आप डॉट लगा दो। सो देयरफॉर m इज इक्वल टू, अगर हम इधर एक पॉइंट शिफ्ट करते हो तो क्या हो जाएगा, 4.81 इंटू 10 की पावर ये हो जाएगा -3। सो देयरफॉर m इज इक्वल टू, हमें पता है 10 की पावर -3 का मतलब क्या होता है, मिली, तो इसे लिख सकते हैं 4.81 मिली, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, हेनरी। तो अगर आपने यहीं तक भी लिखा तो भी चलेगा, अगर आप मिली हेनरी पे निकालते हो तो भी चलेगा। तो याद रखो ये वाला जो पॉइंट होता है ये ऑप्शनल होता है। जब तक क्वेश्चन में ऐसा पूछा ना हो कि आपको मिली हेनरी में आंसर लाना है तब तक कोई कंपलसरी नहीं है। तो आप जस्ट हेनरी में, बिकॉज हेनरी इज द SI यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, तो आप SI यूनिट में यहाँ तक इसे फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपको एक स्टेप और ऐड करना है तो फिर उसे आप ऐड भी कर सकते हो।
नाउ लेट्स सी एग्जाम्पल नंबर 12.11 विच इज द लास्ट सॉल्व एग्जाम्पल ऑफ दिस चैप्टर। क्या दिया है? द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू कॉइल इज गिवन एज 1.5 हेनरी एंड द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल्स आर L1 एंड L2 विच इज हैविंग 5 हेनरी एंड 4 हेनरी वैल्यू। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग बिटवीन द टू कॉइल। तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, जस्ट लाइक ऑफ 12.10। तो सबसे पहले गिवन कंडीशन लिख लेते हैं और फिर कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग के को फाइंड आउट करते हैं। एग्जाम्पल 12.11। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या दिया है? म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू दी है जो कि कितनी है? 1.5 हेनरी, राइट। उसके बाद इंडक्टर L1 की वैल्यू दिया है 5 हेनरी, इंडक्टर L2 की वैल्यू क्या गिवन है? 4 हेनरी। और हमें फाइंड आउट क्या करना है? कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग के निकालना है, राइट। सो देयरफॉर वही फॉर्मूला अप्लाई करना है। के इज इक्वल टू क्या होता है? m अपॉन रूट ऑफ L1 L2। तो m की वैल्यू कितनी गिवन है? 1.5 रूट ऑफ L1 की हमें क्या गिवन वैल्यू है? दैट इज़ 5 और L2 की वैल्यू कितनी है? 4, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1.5 अपॉन रूट ऑफ 4 5 ज़ा 20। तो ये अंदर क्या बचेगा? 20। अब देखो इसे आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? k इज इक्वल टू 1.5 अपॉन, अब आपको करना क्या है कि रूट 20 की वैल्यू निकालना है। तो आपको लॉग टेबल बुक में जाके वहाँ पर स्क्वायर रूट कॉलम में देखना है कि रूट 20 में 0 में क्या वैल्यू गिवन है। तो जी इसका आंसर मिलेगा दैट विल बी 4.472, ठीक है। तो आप रूट निकालोगे तो इतनी वैल्यू आपको मिलेगी। अब देखो इसे सॉल्व करने के लिए हम लॉग एंटी लॉग का भी यूज़ कर सकते हैं, और एक इससे भी आसान तरीका है कि आप इसको रेसिप्रोकल के फॉर्म में लिख के इसका रेसिप्रोकल निकाल लो। सो देयरफॉर इसे ऐसा भी लिखा जा सकता है 1 अपॉन 4.472 इंटू 1.5। अब देखो क्या होगा कि अब ये किसके फॉर्म में आ गया? रेसिप्रोकल के फॉर्म में। तो इसका आप रेसिप्रोकल निकालना चाहते हो तो इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे तो कितना आंसर मिलेगा? 0.2236, राइट। और इंटू क्या है? 1.5। अभी हमारे लिए काफ़ी आसान हो गया। 15 से आप मल्टीप्लाई कर लो तो 15 6 ज़ा 90, 0 9, 15 3 ज़ा 45, 9 कितना होगा? 54, बैलेंस 5, तो 15 2 ज़ा 30, 35, 3, 15 2 ज़ा 30 और ये कितना हो जाएगा? 33। फिर आपको क्या गिनना है? 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5। तो ये आंसर कितना मिल जाए आपको? 0.3540। अब इसको आप क्या लिख सकते हो? 0.3354। अगर आपको परसेंटेज में निकालना है तो फिर आपको क्या करना है कि इस वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो देयरफॉर ये कितना हो जाएगा फिर? 33.54%। तो इतना हमें क्या मिल गया? कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग बिटवीन द टू इंडक्टर।